आपकी भागीदारी ही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है। 100वें एपिसोड के ब्रॉडकास्ट के समय एक प्रकार से पूरा देश एक सूत्र में बंध गया था। हमारे सफाई कर्मी भाई बहन हो या फिर अलग अलग सेक्टर्स के दिग्गज, मन की बात ने सबको एक साथ लाने का काम किया है। आप सभी ने जो आत्मीयता और स्नेह मन की बात के लिए दिखाया है, वो अभूतपूर्व है, भावुक कर देने वाला है। जब मन की बात का प्रसारण हुआ तो उस समय दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग टाइम जोन में कहीं शाम हो रही थी तो कहीं देर रात थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने 100वें एपिसोड को सुनने के लिए समय निकाला। मैंने हजारों मील दूर न्यूजीलैंड का वो वीडियो भी देखा जिसमें 100 वर्ष की एक माताजी अपना आशीर्वाद दे रही हैं। मन की बात को लेकर देश विदेश के लोगों ने अपने विचार रखे हैं। बहुत सारे लोगों ने कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस भी किया है। लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि मन की बात में देश और देशवासियों की उपलब्धियों की ही चर्चा होती है। मैं एक बार फिर आप सभी को इस आशीर्वाद के लिए पूरे आदर के साथ धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों हमने मन की बात में काशी तमिल संगमम की बात की, सौराष्ट्र तमिल संगमम की बात की। कुछ समय पहले ही वाराणसी में काशी तेलुगु संगमम भी हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ताकत देने वाला ऐसे ही एक और अनूठा प्रयास देश में हुआ है। ये प्रयास है युवा संगम का। मैंने सोचा इस बारे में विस्तार से क्यों ना उन्हीं लोगों से पूछा जाए जो इस अनूठे प्रयास का हिस्सा रहे हैं। इसलिए अभी मेरे साथ फोन पर 2 युवा जुड़े हुए हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश के ग्यामर न्योकुम जी और दूसरी बेटी है बिहार की बिटिया विशाखा सिंह जी। आइए पहले हम ग्यामर न्योकुम जी से बात करते हैं। ग्यामर जी नमस्ते। नमस्ते मोदी जी। अच्छा ग्यामर जी, जरा सबसे पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। मोदी जी, सबसे पहले तो मैं आपका और भारत सरकार का बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत कीमती टाइम निकाल के मुझसे बात करने का मुझे मौका दिया। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूँ। और परिवार में क्या करते हैं पिताजी वगैरह? जी, मेरे पिताजी छोटे मोटे बिजनेस और उसके बाद कुछ फार्मिंग ये सब करते हैं। युवा संगम के लिए आपको पता कैसे चला? युवा संगम में गए कहाँ, कैसे गए, क्या हुआ? मोदी जी, मुझे युवा संगम का हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो एनआईटी है, उन्होंने हमें बताया था कि आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो मैंने फिर थोड़ा इंटरनेट में थोड़ा खोज किया। फिर मुझे पता चला कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें मुझे एक भारत श्रेष्ठ भारत ना जो विजन है उसमें भी बहुत ही योगदान दे सकते हैं और मुझे कुछ नया चीज जानने का मौका मिलेगा ना। तो तुरंत मैंने फिर उसमें वेबसाइट में जाके एनरोल किया। मेरा अनुभव बहुत ही मजेदार रहा, बहुत ही अच्छा था। कोई सिलेक्शन आपको करना था? मोदी जी, जब वेबसाइट खोला था अरुणाचल वालों के लिए 2 ऑप्शन था। पहला था आंध्र प्रदेश जिसमें आईआईटी तिरुपति था और दूसरा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। तो मैंने राजस्थान में किया था अपना फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस मैंने आईआईटी तिरुपति किया था। तो मुझे राजस्थान के लिए सेलेक्ट हुआ था, तो मैं राजस्थान गया था। कैसा रहा आपका राजस्थान यात्रा? आप पहली बार राजस्थान गए थे? हाँ, मैं पहली बार अरुणाचल से बाहर गया था। मैंने तो जो राजस्थान के किले ये सब तो मैंने बस फिल्म और फोन में ही देखा था ना। तो मैंने जब पहली बार गया तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे और जो हमें ट्रीटमेंट दिया बहुत ही ज्यादा अच्छा था और जो हमें नया नया चीज सीखने को मिला। मुझे राजस्थान के बारे की और उधर के लोग जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत कुछ नया नया चीज सीखने को मिला जो मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था। तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा था, राजस्थान का विजिट। देखिए, आपको तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अरुणाचल में भी वीरों की भूमि है, राजस्थान भी वीरों की भूमि है।
और राजस्थान से सेना में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और अरुणाचल में सीमा पर जो सैनिक है, उसमें जब भी राजस्थान के लोग मिलेंगे तो आप जरूर उनसे बात करेंगे कि देखिए मैं राजस्थान गया था, ऐसा अनुभव था, तो आपकी तो निकटता एकदम से बढ़ जाएगी। अच्छा, आपको वहां कोई समानताएं भी ध्यान में आई होगी, आपको लगता होगा हाँ यार ये अरुणाचल में भी तो ऐसा ही है। मोदी जी, मुझे जो एक समानता मुझे मिली ना, वो थी कि जो देश प्रेम है ना, और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन और जो फीलिंग जो मुझे देखा, क्योंकि अरुणाचल में भी लोग अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि वो भारतीय है। और राजस्थान में भी लोग अपनी मातृभूमि के लिए बहुत जो गर्व महसूस होता है, वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा नजर आया। और स्पेशली जो युवा पीढ़ी है ना, क्योंकि मैंने उधर में बहुत सारे युवा के साथ इंटरेक्ट और बातचीत किया ना, तो वो चीज मुझे बहुत सिमिलरिटी नजर आया, जो कि वो चाहते हैं कि भारत के लिए जो कुछ करने का और जो अपने देश के लिए प्रेम है ना, वो चीज मुझे बहुत ही दोनों ही राज्य में बहुत सिमिलरिटी नजर आया। तो वहां जो मित्र मिले हैं मुझसे परिचय बढ़ाया कि आकर के भूल गए? मैंने बढ़ाया, परिचय किया। हाँ। तो आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं? जी मोदी जी, मैं एक्टिव हूँ। तो आपने ब्लॉग लिखना चाहिए अपना, ये युवा संगम का अनुभव कैसा रहा, आपने उसमें एनरोल कैसे किया, राजस्थान में अनुभव कैसा रहा, ताकि देश भर के युवाओं को पता चले कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का महात्म्य क्या है, ये योजना क्या है, उसका फायदा युवा कैसे ले सकते हैं। पूरा अपने एक्सपीरियंस का ब्लॉग लिखना चाहिए, तो बहुत लोगों को पढ़ने के लिए काम आएगा। जी मैं जरूर करूंगा। ग्यामर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप सब युवा देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि ये 25 साल अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के भी और देश के जीवन के भी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी, आपको भी। नमस्कार भैया। साथियों, अरुणाचल के लोग इतनी आत्मीयता से भरे होते हैं कि उनसे बात करते हुए मुझे बहुत आनंद आता है। युवा संगम में ग्यामर जी का अनुभव तो बेहतरीन रहा। आइए अब बिहार की बेटी विशाखा सिंह जी से बात करते हैं। विशाखा जी, नमस्कार। सर्वप्रथम तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम, और मेरे साथ सभी डेलीगेट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा विशाखा जी, पहले अपने बारे में बताइए, फिर मुझे युवा संगम के विषय में भी जानना है। मैं बिहार के सासाराम नाम के शहर की निवासी हूँ, और मुझे युवा संगम के बारे में मेरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज के थ्रू पता चला था सबसे पहले। तो उसके बाद फिर मैंने पता करा इसके बारे में और डिटेल निकाली कि ये क्या है। तो मुझे पता चला कि ये प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के थ्रू युवा संगम है। तो उसके बाद मैंने अप्लाई करा, और जब मैंने अप्लाई करा तो मैं एक्साइटेड थी इस पे ज्वाइन होने के लिए। लेकिन जब मैं वहां से घूम के तमिलनाडु जाके वापस आई, तो वो जो एक्सपोजर मैंने गेन किया, उसके बाद मुझे अभी बहुत ज्यादा ऐसा प्राउड फील होता है दैट आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है उस प्रोग्राम में पार्ट लेने की, और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने हमारे जैसे युवाओं के लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम बनाया, जिससे हम भारत के विभिन्न भागों के कल्चर को अडेप्ट कर सकते हैं। विशाखा जी, आप क्या पढ़ती हैं? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा विशाखा जी, आपने किस राज्य में जाना है, कहाँ जुड़ना है, वो निर्णय कैसे किया? जब मैंने ये युवा संगम के बारे में सर्च करना शुरू किया गूगल पे, तभी मुझे पता चल गया था कि बिहार के डेलीगेट्स को तमिलनाडु के डेलीगेट्स के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है। तमिलनाडु काफी रिच कल्चरल स्टेट है हमारे कंट्री का। तो उस टाइम भी मैंने जब ये जाना, ये देखा कि बिहार वालों को तमिलनाडु भेजा जा रहा है, तो इसने भी मुझे बहुत ज्यादा मदद किया ये डिसीजन लेने में कि मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए, वहां जाना चाहिए या नहीं। और मैं सच में आज बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने इसमें पार्ट लिया, और मुझे बहुत खुशी है। आपका पहली बार जाना हुआ तमिलनाडु? जी, मैं पहली बार गई थी। अच्छा, कोई खास यादगार चीज अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? देश के युवा सुन रहे हैं आपको। जी, पूरा जर्नी माने तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा है। एक एक पड़ाव पे हमने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी हैं। मैंने तमिलनाडु में जाके अच्छे दोस्त बनाए हैं, वहाँ के कल्चर को अडेप्ट किया है, वहाँ के लोगों से मिली मैं। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो मुझे लगी वहाँ पे, वो पहली चीज तो ये कि किसी को भी मौका नहीं मिलता है इसरो में जाने का, और हम डेलीगेट्स थे तो हमें ये मौका मिला था कि हम इसरो में जाएं। प्लस दूसरी बात सबसे अच्छी थी, वो थी जब हम राजभवन में गए और हम तमिलनाडु के राज्यपाल जी से मिले। तो वो 2 मोमेंट जो था वो मेरे लिए काफी सही था।
मुझे ऐसा लगता है कि जिस एज में हम हैं एज अ यूथ, हमें वो मौका नहीं मिल पाता जो कि युवा संगम के थ्रू मिला है। तो ये काफी सही और सबसे यादगार मोमेंट था मेरे लिए। बिहार में तो खाने का तरीका अलग है, तमिलनाडु में खाने का तरीका अलग है, जी। तो वो सेट हो गया था पूरी तरह। वहाँ जब हम लोग गए थे तो साउथ इंडियन क्विजीन है वहाँ पे तमिलनाडु में। तो जैसे ही हम लोग गए थे तो वहाँ जाते के साथ हमें डोसा, इडली, सांभर, उत्तपम, वड़ा, उपमा ये सब सर्व किया गया था। तो पहले जब हमने ट्राई करा तो दैट वाज टू गुड। वहाँ का खाना जो है वो बहुत ही हेल्दी है एक्चुअली, बहुत ही ज्यादा टेस्ट में भी बेहतरीन है और हमारे नॉर्थ के खाने से बहुत ही ज्यादा अलग है। तो मुझे वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे। अब तो दोस्त भी बन गए होंगे तमिलनाडु में। जी जी, वहाँ पे हम रुके थे एनआईटी त्रिची में, उसके बाद आईआईटी मद्रास में। तो उन दोनों जगह के स्टूडेंट से तो मेरी दोस्ती हो गई है। प्लस बीच में एक सीआईआई का वेलकम सेरेमनी था, तो वहाँ पे वहाँ के आसपास के कॉलेज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे। तो वहाँ हमने उन स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर। काफी लोग तो मेरे दोस्त भी हैं और कुछ डेलीगेट से भी मिले थे जो तमिलनाडु के डेलीगेट बिहार आ रहे थे, तो हमारी बातचीत उनसे भी हुई थी और हम अभी भी आपस में बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो विशाखा जी, आप एक ब्लॉग लिखिए और सोशल मीडिया पे ये आपको पूरा अनुभव, एक तो इस युवा संगम का, फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत का, और फिर तमिलनाडु में अपनापन जो मिला, जो आपको स्वागत सत्कार हुआ, तमिल लोगों का प्यार मिला, ये सारी चीजें देश को बताइए आप। तो लिखोगी आप? जी जरूर। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। ग्यामर और विशाखा, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा संगम में आपने जो सीखा है वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहे, यही मेरी आप सबके प्रति शुभकामना है। साथियों, भारत की शक्ति इसकी विविधता में है। हमारे देश में देखने के लिए बहुत कुछ है। इसी को देखते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने युवा संगम नाम से एक बेहतरीन पहल की है। इस पहल का उद्देश्य पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने के साथ ही देश के युवाओं को आपस में घुलने मिलने का मौका देना। विभिन्न राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों को इससे जोड़ा गया है। युवा संगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गांवों में जाते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। युवा संगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं, वे अपने साथ ऐसी यादें लेकर वापस लौट रहे हैं जो जीवन भर उनके हृदय में बसी रहेगी। हमने देखा है कि कई बड़ी कंपनियों के सीईओ, बिजनेस लीडर्स, उन्होंने बैग पैकर्स की तरह भारत में समय गुजारा है। मैं जब दूसरे देशों के लीडर से मिलता हूं तो कई बार वो भी बताते हैं कि वो अपनी युवावस्था में भारत घूमने के लिए गए थे। हमारे भारत में इतना कुछ जानने और देखने के लिए है कि आपकी उत्सुकता हर बार बढ़ती ही जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इन रोमांचक अनुभवों को जानकर आप भी देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा के लिए जरूर प्रेरित होंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिनों पहले ही मैं जापान में हिरोशिमा में था। वहां मुझे हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम में जाने का अवसर मिला। यह एक भावुक कर देने वाला अनुभव था। जब हम इतिहास की यादों को संजो कर रखते हैं तो वो आने वाली पीढ़ियों की बहुत मदद करता है। कई बार म्यूजियम में हमें नए सबक मिलते हैं तो कई बार हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ दिन पहले ही भारत में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का भी आयोजन किया था। इसमें दुनिया के 1200 से अधिक म्यूजियम की विशेषताओं को दर्शाया गया। हमारे यहाँ भारत में अलग अलग प्रकार के ऐसे कई म्यूजियम्स हैं जो हमारे अतीत से जुड़े अनेक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे गुरुग्राम में एक अनोखा संग्रहालय है
म्यूजियो कैमेरा, इसमें 1860 के बाद के 8000 से ज्यादा कैमरों का कलेक्शन मौजूद है। तमिलनाडु के म्यूजियम ऑफ पॉसिबिलिटीज को हमारे दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें 70,000 से भी अधिक चीजें संरक्षित की गई हैं। साल 2010 में स्थापित इंडियन मेमोरी प्रोजेक्ट एक तरह का ऑनलाइन म्यूजियम है। ये जो दुनिया भर से भेजी गई तस्वीरों और कहानियों के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में जुटा है। विभाजन की विभीषिका से जुड़ी स्मृतियों को भी सामने लाने का प्रयास किया गया है। बीते वर्षों में भी हमने भारत में नए नए तरह के म्यूजियम और मेमोरियल बनते देखे हैं। स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी भाई बहनों के योगदान को समर्पित 10 नए म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी हो या फिर जलियांवाला बाग मेमोरियल का पुनरुद्धार, देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित पीएम म्यूजियम भी आज दिल्ली की शोभा बढ़ा रहा है। दिल्ली में ही नेशनल वॉर मेमोरियल और पुलिस मेमोरियल में हर रोज अनेकों लोग शहीदों को नमन करने आते हैं। ऐतिहासिक दांडी यात्रा को समर्पित दांडी मेमोरियल हो या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी म्यूजियम, खैर मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा क्योंकि देश भर में म्यूजियम्स की लिस्ट काफी लंबी है और पहली बार देश में सभी म्यूजियम्स के बारे में जरूरी जानकारियों को कंपाइल भी किया गया है। म्यूजियम किस थीम पर आधारित है, वहां किस तरह की वस्तुएं रखी हैं, वहां की कांटेक्ट डिटेल्स क्या है, ये सब कुछ एक ऑनलाइन डायरेक्टरी में समाहित है। मेरा आपसे आग्रह है कि आपको जब भी मौका मिले अपने देश के इन म्यूजियम्स को देखने जरूर जाएं। आप वहां की आकर्षक तस्वीरों को #म्यूजियम मेमोरीज पर शेयर करना भी ना भूलें। इससे अपनी वैभवशाली संस्कृति के साथ हम भारतीयों का जुड़ाव और मजबूत होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बार बार सुनी होगी, बिन पानी सब सून, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। भविष्य की इसी चुनौती को देखते हुए आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे अमृत सरोवर इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये आजादी के अमृत काल में बन रहे हैं और इसमें लोगों का अमृत प्रयास लगा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण भी हो चुका है। ये जल संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, हम हर गर्मी में इसी तरह पानी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात करते रहते हैं। इस बार भी हम इस विषय को लेंगे, लेकिन इस बार चर्चा करेंगे जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स की। एक स्टार्टअप है फ्लॉक्स जैन। ये स्टार्टअप आईओटी एनेबल्ड तकनीक के जरिए वाटर मैनेजमेंट के विकल्प देता है। ये टेक्नोलॉजी पानी के इस्तेमाल के पैटर्न्स बताएगा और पानी के प्रभावी इस्तेमाल में मदद करेगा। एक और स्टार्टअप है लिव एंड सेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी। इससे ये भी पता चल सकेगा कि कहां कितना पानी बर्बाद हो रहा है। एक और स्टार्टअप है कुंभी कागज। ये कुंभी कागज ऐसा विषय है, मुझे पक्का विश्वास है आपको भी बहुत पसंद आएगा। कुंभी कागज स्टार्टअप
उसने एक विशेष काम शुरू किया है। वे जलकुंभी से कागज बनाने का काम कर रहे हैं। यानी जो जलकुंभी कभी जल स्रोतों के लिए एक समस्या समझी जाती थी, उसी से अब कागज बनने लगा है। साथियों, कई युवा अगर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए काम कर रहे हैं, तो कई युवा ऐसे भी हैं जो समाज को जागरूक करने के मिशन में भी लगे हुए हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के युवा हैं। यहाँ के युवाओं ने पानी बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये घर घर जाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करते हैं। कहीं शादी ब्याह जैसा कोई आयोजन होता है तो युवाओं का ये ग्रुप वहां जाकर पानी का दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है, इसकी जानकारी देता है। पानी के सदुपयोग से जुड़ा एक प्रेरक प्रयास झारखंड के खूंटी जिले में भी हो रहा है। खूंटी में लोगों ने पानी के संकट से निपटने के लिए बोरी बांध का रास्ता निकाला है। बोरी बांध से पानी इकट्ठा होने के कारण यहाँ साग सब्जियां भी पैदा होने लगी हैं। इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है और इलाके की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। जन भागीदारी का कोई भी प्रयास कैसे कई बदलावों को साथ लेकर आता है, खूंटी इसका एक आकर्षक उदाहरण बन गया है। मैं यहाँ के लोगों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, 1965 के युद्ध के समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बाद में अटल जी ने इसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था। कुछ वर्ष पहले देश के वैज्ञानिकों से बात करते हुए मैंने जय अनुसंधान की बात की थी। मन की बात में आज बात एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी संस्था की जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान इन चारों का ही प्रतिबिंब है। ये सज्जन है महाराष्ट्र के श्रीमान शिवाजी शामराव डोले जी। शिवाजी डोले नासिक जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। वो गरीब आदिवासी किसान परिवार से आते हैं और एक पूर्व सैनिक भी हैं। फौज में रहते हुए उन्होंने अपना जीवन देश के लिए लगाया। रिटायर होने के बाद उन्होंने कुछ नया सीखने का फैसला किया और एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया। यानी वो जय जवान से जय किसान की तरफ बढ़ चले। अब हर पल उनकी कोशिश यही रहती है कि कैसे कृषि क्षेत्र में अपना अधिक से अधिक योगदान दें। अपने इस अभियान में शिवाजी डोले जी ने 20 लोगों की एक छोटी सी टीम बनाई और कुछ पूर्व सैनिकों को भी इसमें जोड़ा। इसके बाद उनकी इस टीम ने वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड नाम की एक सहकारी संस्था का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। ये सहकारी संस्था निष्क्रिय पड़ी थी, जिसे रिवाइव करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। देखते ही देखते आज वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव का विस्तार कई जिलों में हो गया है। आज ये टीम महाराष्ट्र और कर्नाटका में काम कर रही है। इससे करीब 18,000 लोग जुड़े हैं, जिनमें काफी संख्या में हमारे एक्स सर्विसमैन भी हैं। नासिक के मालेगांव में इस टीम के सदस्य 500 एकड़ से ज्यादा जमीन में एग्रो फार्मिंग कर रहे हैं। ये टीम जल संरक्षण के लिए भी कई तालाब भी बनवाने में जुटी है। खास बात यह है कि इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी भी शुरू की है। अब इनके उगाए अंगूरों को यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस टीम की जो 2 बड़ी विशेषताएं हैं जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, वो ये है जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसके सदस्य टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एग्रो प्रैक्टिसेस का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। दूसरी विशेषता यह है कि वे एक्सपोर्ट के लिए जरूरी कई तरह के
सर्टिफिकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ काम कर रही इस टीम की मैं सराहना करता हूं। इस प्रयास से न सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों का सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि आजीविका के अनेक साधन भी बने हैं। मुझे उम्मीद है कि यह प्रयास मन की बात के हर श्रोता को प्रेरित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं अंडमान में उस कोठरी में गया था जहां वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था। उनके निर्भीक मानसिकता बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी वीर सावरकर ने जितना कुछ किया, उसे आज भी याद किया जाता है। साथियों, कुछ दिन बाद 4 जून को संत कबीरदास जी की भी जयंती है। कबीरदास जी ने जो मार्ग हमें दिखाया है, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कबीरदास जी कहते थे, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद हैं, पानी सब में एक। यानी कुएं पर भले भिन्न भिन्न तरह के लोग पानी भरने आए, लेकिन कुआं किसी में भेद नहीं करता। पानी तो सभी बर्तनों में एक ही होता है। संत कबीर ने समाज को बांटने वाली हर कुप्रथा का विरोध किया, समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। आज जब देश विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो हमें संत कबीर से प्रेरणा लेते हुए समाज को सशक्त करने के अपने प्रयास और बढ़ाने चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपसे देश की एक ऐसी महान हस्ती के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिन्होंने राजनीति और फिल्म जगत में अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर अमिट छाप छोड़ी। इस महान हस्ती का नाम है एनटी रामाराव, जिन्हें हम सभी एनटीआर के नाम से भी जानते हैं। आज एनटीआर की 100वीं जयंती है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर वो न सिर्फ तेलुगु सिनेमा के महानायक बने, बल्कि उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल भी जीता। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था? उन्होंने कई ऐतिहासिक पात्रों को अपने अभिनय के दम पर फिर से जीवंत कर दिया था। भगवान कृष्ण, राम और ऐसी कई अन्य भूमिकाओं में एनटीआर की एक्टिंग को लोगों ने इतना पसंद किया कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। एनटीआर ने सिनेमा जगत के साथ साथ राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। यहां भी उन्हें लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला। देश दुनिया में लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले एनटी रामाराव जी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार इतना ही। अगली बार कुछ नए विषयों के साथ आपके बीच आऊंगा। तब तक कुछ इलाकों में गर्मी और ज्यादा बढ़ चुकी होगी, कहीं कहीं पर बारिश भी शुरू हो जाएगी। आपको मौसम की हर परिस्थिति में अपनी सेहत का ध्यान रखना है। 21 जून को हम वर्ल्ड योगा डे भी मनाएंगे। उसकी भी देश विदेश में तैयारियां चल रही है। आप इन तैयारियों के बारे में भी अपने मन की बात मुझे लिखते रहिए। किसी और विषय पर कोई और जानकारी अगर आपको मिले तो वो भी मुझे बताइएगा। मेरा प्रयास ज्यादा से ज्यादा सुझावों को मन की बात में लेने का रहेगा। एक बार फिर
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले महीने। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।